दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जो कि आज हमारा 543 नंबर का लेक्चर है। जी हां दोस्तों, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 16,290 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। धीरे धीरे करते हुए हम लोग 16,000 से अधिक सवालों को कवर कर चुके हैं। केमिस्ट्री की क्लास चल रही है और आज हमने जो टॉपिक चूज किया है, ये इस टॉपिक में मानव निर्मित कुछ पदार्थ हैं, जिसके अंतर्गत सीमेंट और कांच से संबंधित बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीन पर कई सारे सवाल आपको दिख रहे होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं आपको अपनी क्लास में देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि सच में परीक्षा में सवाल कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान देंगे, हमने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स तैयार किए हुए हैं आप सभी के लिए। फाउंडेशन कोर्स बना के रखा हुआ है। आप इधर उधर ना कीजिए, सीधे सीधे सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना शुरू कीजिए। जैसे कि आपको कंप्लीट हिस्ट्री का बैच मिल जाएगा, कंप्लीट हिंदी का बैच मिल जाएगा, कंप्लीट भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान का बैच मिल जाएगा। तो आप इस बैच के माध्यम से एक एक सब्जेक्ट को बेहतरीन ढंग से पढ़ते चलिए। इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि भविष्य में कोई भी एग्जाम आपको देना पड़े, चाहे छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, लेकिन दोबारा आपको विषय न टच करना पड़े। इतना विधिवत दोस्तों इन बैच में पढ़ाया गया है। डेमो क्लास निःशुल्क दिया गया। पहले आप डेमो देखिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लासेज आपको स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है, इसी ऐप पर मिल जाएंगी। तो आइए एक बार आप डेमो देखिए। डेमो देखने का कोई चार्ज नहीं है, वो निःशुल्क है। आप डेमो देखिए, सेटिस्फाई हो जाइए तो क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए सीधे सवालों को देखते हैं। परीक्षा में देखिए सवाल ऐसे ऐसे बनते हैं। मान लीजिए एक सवाल आया, पोर्टलैंड सीमेंट का नाम सुना होगा, सीमेंट। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट की खोज पहली बार दोस्तों किसने किया था और इसका नाम पोर्टलैंड क्यों पड़ा? ठीक है, इसका नाम पोर्टलैंड क्यों पड़ा, देखिए उसके पीछे कारण है। मैं आपको इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि हर एक बात आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्या था ना कि इसकी खोज जब हुई, उस समय पोर्टलैंड एक स्थान हुआ करता था। उस स्थान पर जो चट्टानें पाई जाती थी, उन चट्टानों के जो प्राकृतिक गुण होते थे, जो नेचुरल गुण होते थे, वो इस सीमेंट में पाए जाते थे। इस वजह से इस सीमेंट का नाम ही पोर्टलैंड रख दिया गया। इसके पीछे और कोई कारण नहीं था। जोसेफ एस्परडीन एक नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने दोस्तों इसकी खोज किया था। क्या नाम था? जोसेफ एस्परडीन। ठीक है, जोसेफ एस्परडीन ने इसकी खोज किया था 1824 ईस्वी में दोस्तों ये सीमेंट की खोज हुई है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पोर्टलैंड एक तरह से द्वीप है। उस द्वीप पर मिलने वाले जो प्राकृतिक चट्टान है, जो प्राकृतिक पत्थर है, उससे मिलती जुलती दोस्तों क्वालिटी इसकी मैच करती है। इस वजह से इसका ये नाम पड़ा। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, याद रखेगा, पोर्टलैंड द्वीप पर मिलने वाली चट्टान, मिलने वाली प्राकृतिक चट्टान। ठीक है, मिलने वाली प्राकृतिक चट्टान, प्राकृतिक चट्टानों से मिलता जुलता गुण, प्राकृतिक चट्टानों से मिलता जुलता गुण। ठीक है, मिलता जुलता गुण। ठीक है, इस सीमेंट का है। इस वजह से दोस्तों इसका नाम क्या रख दिया गया? पोर्टलैंड सीमेंट रख दिया गया। देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, मेरी क्लास में आने के बाद आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने समझने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि सीमेंट जो है ये किसका मिश्रण होता है? एक बात तो है भाई, सीमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मिश्रण किसका होता है? तो इसमें सबसे जो मुख्य अवयव है वो है दोस्तों चूना पत्थर। क्या है दोस्तों? चूना पत्थर। कहीं कहीं पे चूना पत्थर लिखा होता है और कहीं कहीं पे लाइम स्टोन लिखा होगा। ठीक है, लाइम स्टोन। ठीक है, तो चाहे चूना पत्थर लिखा हो चाहे लाइम स्टोन लिखा हो, कुछ अलग नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। इसी तरह से इसमें कैल्शियम एलिमिनेट याद रखेंगे, कैल्शियम सिलिकेट याद रखेंगे पहले। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम के सिलिकेट और इसके अलावा कैल्शियम के एल्यूमिनेट। ठीक है, दोनों पाए जाते हैं दोस्तों, एल्यूमिनेट। ठीक है, कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये दोनों पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, एल्यूमिनेट। ठीक है, एल्यूमिनेट। ठीक है, सिलिकेट और एल्यूमिनेट ये दोनों पाए जाते हैं और चूना पत्थर इसका मुख्य अवयव होता है। ये आप, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सीमेंट में तो जिप्सम भी होता है। अरे तो सब बताऊंगा, ये मैं मुख्य एलिमेंट कौन कौन से, मुख्य अवयव कौन कौन से, मैं उसके बारे में भी चर्चा कर रहा हूं, छोटे मोटे अवयव के बारे में नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अभी एक एक करके आपको बताता हूं कि सीमेंट क्यों जमता है, क्यों जल्दी जमने से उसे रोकता कौन है। भाई देखिए, जमना गुण है उसका। ठीक है, नहीं जमेगा तो दीवार कैसे खड़ी होगी,
और अगर जल्दी जम जाएगा तो पता चला बना तुरंत जम गया तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो इस वजह से जमना उसका गुण है, लेकिन धीरे धीरे वो जमे तो उसको रोका जाता है, उसके इस गुण को कमजोर किया जाता है। सवाल दे रहा है कि सीमेंट में किसके ऑक्साइड मिले होते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए तब बताइए, ठीक है। कह रहा है सीमेंट में किसके ऑक्साइड मिले होते हैं, इस तरह सवाल बनता है। तो देखिए सीमेंट में चूना का ऑक्साइड होता है, सीमेंट में सिलिका का ऑक्साइड मिल जाएगा आपको, ठीक है। सीमेंट में एल्यूमिना का मिल जाएगा, ठीक है, एल्यूमिना, ठीक है। तो चूना हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, मैग्नीशिया हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशियम मत कर दीजिएगा, ठीक है, मैग्नीशिया हो गया, आयरन हो गया, आयरन हो गया, इन सभी के क्या पाए जाते हैं, ऑक्साइड पाए जाते हैं इस सीमेंट में। ये दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी आसान सा सवाल चल रहा है, थोड़ा सा आप सवाल को और टेक्निकल करता हूं मैं। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आया कि सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक होने पर जमते समय क्या होती है, दरारें पड़ जाती हैं। क्या होती है दोस्तों, अगर मात्रा ज्यादा हुआ, अगर मात्रा क्या हुआ दोस्तों, अधिक हुआ, तो क्या हो जाएगा, जब सीमेंट जमना शुरू होगा तो सीमेंट फट जाएगा, उसमें दरारें बन जाएंगी। ऐसा कब होता है, जब दोस्तों कभी सीमेंट में चूने की मात्रा ज्यादा हो जाए, लाइमस्टोन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए, किसकी मात्रा, चूने की मात्रा, चूने की मात्रा या लाइमस्टोन जिसे आप कहते हैं, ठीक है, लाइमस्टोन की मात्रा, ठीक है, लाइमस्टोन की मात्रा यदि क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में सीमेंट में जब सीमेंट जमना शुरू होगा तो दरारें पड़ जाएंगी, फट जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से उसका मिक्सचर बहुत सोच समझ के किया जाता है कि उसमें चूने की अधिकता न होने पाए, ठीक है। ये बड़ा प्यारा सा सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक होने से वह शीघ्र जमता है, ठीक है। कह रहा है क्या अधिक होगा कि वह तेजी से जमने लगता है, तो सीमेंट में जमने के लिए जिप्सम का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो यहां जिप्सम आप अपना जवाब दीजिएगा, जिप्सम, ठीक है। सॉरी, जमने, अच्छा, जिप्सम ज्यादा जल्दी जमने से रोकता है। यहां देखिए सवाल दे रहा है कि क्या पूछा है, किसकी मात्रा अधिक होने से वो जमता है। अब यहां पे रुकिएगा, जिप्सम जल्दी जमने से रोकता है। अगर जिप्सम ना हो तो सीमेंट यहां पता चला पानी डाल के बनाया, जब तक उसको ईंट में लगाने गए पहले ही जम गया। होता भी ऐसा है, होता भी ऐसा है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों यहां लिखा है कि शीघ्र जमता किसकी जगह, यह अलग सवाल है। शीघ्र जमने से रोकता कौन है, अलग जवाब है। तो रोकने वाली बात करें तब जिप्सम बताएगा, अभी ये शीघ्र जमने की बात कर रहा है तो यहां एल्यूमिना बताएगा। एल्यूमिना की मात्रा जो होती है वो डिसाइड करती है कि कितना तेजी से ये जमेगा, ठीक है। तो लिखेगा एल्यूमिना, ठीक है। सीमेंट में एल्यूमिना की अधिक मात्रा के कारण क्या होता है दोस्तों, सीमेंट जो है बहुत जल्दी जमने लगता है। ये आप याद रखेंगे। तो एल्यूमिना क्या करना है, हिसाब में रखना है, और चूना भी हिसाब में रखना है, नहीं तो दरार पड़ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है ये सिलिका क्या होता है, सिलिका, ठीक है। सिलिका ऐसे तो पूछा जाए सिलिका क्या होता है तो आप कहेंगे पृथ्वी की पपड़ी पर यानी भूपर्पटी पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिका। लिखिएगा, एक सवाल ये भी बन जाता है, पृथ्वी की पपड़ी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, ठीक है। ये कौन सा दोस्तों, ये सिलिका है, या सिलिका को हम क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है। सिलिका क्या है ये पूछे कोई तो क्या बता सकते हैं आप कि सिलिका को हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं, या सिलिका को हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सिलिका डाई ऑक्साइड भी दोस्तों इसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, सिलिका को SI से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्साइड को O2 से करते हैं, तो SiO2 कर सकते हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी इसे कहा जाता है, या फिर इसे क्वार्ट्ज भी कर सकते हैं। और एक दूसरा उत्तर आपका है कि पृथ्वी पर दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा, सिलिका है। तो यह भी एक जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सब समझ में आएगा। बस आप आराम से क्लास में बने रहिए, तो ये क्लास कभी भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगी, हमेशा आपके लिए फायदेमंद ही होगी। अगला सवाल कह रहा है कौन सा संयोजन अभिक्रिया का कारण नहीं है। अभी देखिए उल्टा पुल्टा सवाल दे दिया, ऐसे सवाल नहीं बनने चाहिए, ठीक है।
पहले समझना पड़ेगा संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। देखिए, चाहे संयोजन अभिक्रिया लिखे, चाहे कभी लिख दे संश्लेषण अभिक्रिया। क्या लिख दे दोस्तों? संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है, पहले तो आप याद रखेगा। संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया एक ही है। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई पदार्थ ए है, ठीक है, और एक दूसरा पदार्थ बी है, दोनों को मिला दिया तो ए बी नामक क्या हो गया, एक नया पदार्थ दोस्तों तैयार हो गया, ठीक है। दोनों को मिलाने से एक नया पदार्थ क्या मिल गया, ए बी मिल गया। यही क्या कहलाता है, इसी को संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संश्लेषण, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब आपसे पूछा कि कौन सा संयोजन अभिक्रिया का कारण नहीं। कभी कभी एक खतरनाक सवाल देता है, चूना पत्थर का गर्म होना, ये संश्लेषण अभिक्रिया नहीं है, ये आप याद रखेंगे। क्या आपको ऑप्शन में देगा? कई बार मैंने एग्जाम में देखा इस तरह के सवाल बने हैं, इसीलिए मजबूरन यहां पर मुझे डालना पड़ा। क्या? चूना पत्थर का गर्म होना, ठीक है। चूना पत्थर का गर्म होना ये संश्लेषण अभिक्रिया नहीं, क्योंकि संश्लेषण में दो पदार्थ मिलकर एक तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं, जबकि चूना पत्थर का गर्म होने का यहां कोई लेना देना नहीं है। चूना पत्थर का गर्म होना, इसे आप अपघटन अभिक्रिया कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसे आप अपघटन अभिक्रिया का नाम दे सकते हैं, चूना पत्थर का गर्म होना, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। थोड़ा लीक से हटकर सवाल है, लेकिन जरूरत का है, इसलिए क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, सीमेंट के जमने की दर को कौन घटाता है, ठीक है। देखिए, जमने की दर के लिए जिम्मेदार था एल्यूमिना, ठीक है। एल्यूमिना की अधिक मात्रा के कारण क्या सीमेंट क्या होता है दोस्तों? शीघ्र जमता है, ठीक है। शीघ्र जमता है, ऐसा दोस्तों हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा। अभी कह रहा है कि सीमेंट के जमने की दर को कौन धीमा कर देता है, कौन घटा देता है। अब आपका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? अब आपका उत्तर आ जाएगा जिप्सम, ठीक है। जिप्सम इस दर को घटा देता है। जिप्सम का फुल फॉर्म क्या होता है? CaSO4 और 2H2O, ठीक है। 2H2O, ये आप याद रखेंगे, ये जिप्सम का फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सा सवाल है, और यही सीमेंट के जमने की दर को घटाता भी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कांच का निर्माण प्राचीन काल में सर्वप्रथम कहां हुआ था, ठीक है। पहली बार दोस्तों कहां पे हुआ था? तो कांच के निर्माण के लिए दोस्तों देखिए, एक पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया, ऐसा माना जाता है कि पुराने समय मेसोपोटामिया या फिर मिस्र, ठीक है, ये दो स्थान माने जाते हैं जो मूल स्थान रहे, जहां पर कहा जाता है कि यहीं पर कांच का पहली बार निर्माण हुआ था। तो ये तथ्य भी दोस्तों आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सा सवाल है, ठीक है। और आगे चलिए, अगला सवाल कह रहा है, कांच जो है ये किस प्रकार का मिश्रण है। आप सभी जानते हैं कि कांच जो है मिश्रण है, लेकिन किसका मिश्रण है, यह किस प्रकार का मिश्रण है। तो आपने मिश्रण दो तरह का पढ़ा होगा, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण पढ़ा होगा ना। तो ये जो कांच है ये समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि समांगी मिश्रण में क्या होता है, ठीक है। ये जो कांच है, कभी आपसे पूछे कि यह किस प्रकार का मिश्रण है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा कि कांच जो है ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। समांगी मिश्रण, और ये इसका आकार कैसा है? यह एक अनाकार ठोस जैसा है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। अगर इसका कभी आकार आपसे पूछा जाए तो याद रखेगा, यह अनाकार ठोस जैसा है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमने तो देखा है कि शीशे का अपना आकार होता है। देखिए, शीशे को बाद में ढाला जाता है, तो ढालने के लिए अलग अलग सांचे का उपयोग किया जाता है। उसमें इस कांच, पहले कांच लिक्विड अवस्था में होता है, बाद में कांच को ठंडा किया जाता है, तब जाकर वो कांच की ढलाई हो पाती, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, है समांगी मिश्रण, है अनाकार ठोस। और अगर इसके अंदर की बात करेंगे, इसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे आपने सीमेंट में पढ़ा कि सीमेंट में सबसे जरूरी चीज क्या है? चूना पत्थर, इसे आप लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम एल्यूमिना के बारे में पढ़ा, कैल्शियम पढ़ा ना। तो ये उसके मुख्य अवयव में आपने गिनती किया। उसी तरह से अगर कांच की बात करेंगे तो इसके मुख्य अवयव में यहां भी सिलिका आ जाता है, ठीक है। तो इसके मुख्य अवयव में यहां भी सिलिका होता है, ठीक है, सिलिका, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, सिलिका मुख्य अवयव। इसके अलावा और क्या क्या होता है? इसमें भी चूना होता है, सोडा होता है, ठीक है।
इसमें सोडा पाया जाता है, इसमें चूना वगैरह पाया जाता है। तो ये सब दोस्तों ये इसके क्या है, मुख्य अवयव है। ठीक है, क्या है, ये शीशे का मुख्य अवयव माना जाता है। इन्हीं को मिलाकर शीशे तैयार किए जाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक सवाल दे रहा है कि कांच के धीरे धीरे ठंडा होने की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाता है। ठीक है, कांच जो होता है, मैंने कहा ना कांच पहले गर्म किया जाता है। ठीक है, कांच को जब गर्म किया जाता है तो उस समय कांच द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक है, उसकी अवस्था कैसी हो जाती है, द्रव अवस्था। अब उस द्रव अवस्था को धीरे धीरे क्या किया जाता है, सांचे में डालकर धीरे धीरे उसे ठंडा किया जाता है। ये ठंडा होने की जो प्रक्रिया, इसी को अनिलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनिलीकरण। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी ठंडा होने की प्रक्रिया को अनिलीकरण कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अनिलीकरण। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कांच के अति शीघ्र ठंडा होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, जब कांच को हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो अनिलीकरण, जब कांच को हम बहुत जल्दी ठंडा करते हैं, अति शीघ्र यानी समय नहीं देना, तुरंत के तुरंत कांच गर्म हो उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्वेंचीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेंचीकरण। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखेंगे। अनिलीकरण का नाम तो शायद बहुतों ने सुना हो, लेकिन क्वेंचीकरण का नाम आपने नहीं सुना होगा। भाई आप यहां तक पढ़ने आए तो कुछ नया मिलना चाहिए आपको ना, कि स्टडी 91 पे गए, नितिन सर से पढ़े तो क्या नया सीखा, क्वेंचीकरण सीखा। ये नया आपके लिए है। जब कांच को अतिशीघ्र ठंडा किया जाता है तो उसे क्वेंचीकरण कहते हैं। जब कांच को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उसे अनिलीकरण कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए और आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कांच को क्या कहा जाता है। सर पढ़ाया तो कि कांच जो है ये समांगी मिश्रण है, कांच जो है ये अनाकार ठोस है, कांच जो है ये चूना सिलिका वगैरह से मिलाकर बना हुआ है। ठीक है सर, ये तब तो चीजें देख लिया, अब क्या बताना चाह रहा है, नहीं अब ये सब चीजें। कांच क्या है, एक लाइन में याद रखेगा, कांच अशीतित द्रव है। कोई पूछे कांच क्या है तो क्या बताएंगे, कांच जो है यह अशीतित द्रव है। ठीक है, एक लाइन में आपको बताऊं कांच क्या है तो इसका यही जवाब है कि यह अशीतित या अतिशीतित होता है। ठीक है, अतिशीतित। ठीक है, अतिशीतित। ठीक है, अतिशीतित द्रव है, या आप या अशीतित या अतिशीतित दोस्तों इसे द्रव कहा जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड, इसको इंग्लिश में याद रखेंगे, इंग्लिश में नाम दिया जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड दोस्तों इसे कहते हैं, ये आप याद रखेंगे कांच के बारे में। ये बहुत अच्छा सा सवाल है और कई बार दोस्तों आपसे पूछा भी गया है। करा कि फोटोक्रोमेटिक कांच, ये एक स्पेशल कांच है दोस्तों, इसका नाम भी दे दिया है फोटोक्रोमेटिक कांच। करा तीव्र प्रकाश में यह किस कारण काला हो जाता है। ठीक है, जब दोस्तों इस पे तीव्र प्रकाश पड़ता है, तीव्र प्रकाश यानी सीधे समझिए जब इस पे अल्ट्रा वायलेट रे किरणें पड़ती हैं दोस्तों, जिसे आप क्या कहते हैं, यूवी रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे आप यूवी रेज कहते हैं। जब यूवी रेज इस पर पड़ता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। इसीलिए ये जो कांच होता है, इस कांच को हम अपने हिसाब से नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं धूपी चश्मा। ठीक है, क्या कहते हैं, धूपी चश्मा। और आप सभी जानते हैं कि धूपी चश्मे की खासियत होती है कि इन चश्मों को जब आप धूप में पहन के जाते हैं तो जो उसका लेंस होता है, जो उसका कांच होता है, वो ऑटोमेटिक काला हो जाता है। जैसे धूप में जाएगा काला हो जाएगा, जैसे ठंडा होगा फिर वो अपने आप कालापन उसका हट जाएगा। ये धूपी चश्मों की खासियत होती है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फोटोक्रोमेटिक कांच तीव्र प्रकाश में किस, अच्छा ये कारण पूछ रहा है कि इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि काला हो जाता है। अरे बाप रे, कारण पूछ रहा है तो इसमें होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड के कारण दोस्तों ये क्या पड़ जाता है, काला हो जाता है। ये आप याद है, सिल्वर आयोडाइड लिख देते तब क्या हो जाता, आयोडाइड लिख देते तो सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होती है। इसको भी नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा सा सवाल याद आ गया। ठीक है, सिल्वर से लिखा हुआ संबंधित ना, तो एक आप पढ़ते होंगे सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ये जिम्मेदार है कृत्रिम वर्षा के लिए। किसके लिए जिम्मेदार है, दिल्ली वगैरह में जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो देखते होंगे गवर्नमेंट कृत्रिम वर्षा का प्लान कर लेती है। ठीक है, वो कृत्रिम वर्षा इसी सिल्वर आयोडाइड के कारण सफल हो पाता है। तो सिल्वर आयोडाइड, अभी सिल्वर क्लोराइड पढ़ रहे हैं, दोनों याद रखेंगे। करा सर्वोत्तम श्रेणी का कांच कौन होता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का कांच कौन सा है।
अब तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, मैं आपको एक नया नाम देता हूं जिसका नाम आपने सुना नहीं होगा, लिखिएगा जेना कांच। कौन सा? जेना। जेना जेना कांच जो होता है दोस्तों, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कांच में बहुत सारी क्वालिटी है भाई। चश्मे का लेंस बन रहा है वो भी कांच से बन रहा है, हम घर में आईना देख रहे हैं भी कांच से बन रहा है, आपके घर में खिड़कियां वो भी कांच से बन रही हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर दोस्तों आपको कांच देखने को मिल रहा है, टीवी कंप्यूटर आदि की स्क्रीन पर आपको कांच, भाई कांच के बहुत सारे वैरायटी है ना। ये जितने भी लैब बने हुए हर जगह कांच के बीकर वगैरह लगे, तो सबसे अच्छे क्वालिटी का कांच कौन सा? सबसे अच्छे क्वालिटी का कांच, उसका नाम है जेना कांच। ये आप याद रखेंगे। जेना इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जेना कांच जो है जिंक से बना हुआ है। अगर मैं जेना कांच की बात बताऊं तो जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट, बेरियम बोरोसिलिकेट, इनसे मिलकर दोस्तों क्या बना हुआ है? इनसे मिलकर ही जेना कांच बना हुआ है। सबसे अच्छी क्वालिटी का दोस्तों ये कांच कहा जाता है, तो इसे दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे विषय पढ़ा के कंप्लीट करा दिया। आप कहीं इधर उधर रहेंगे, भटकते रहेंगे, आपका कोई विषय कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ आते हैं तो आपको एक एक सब्जेक्ट फ्री में पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने पूरा प्राचीन इतिहास आपको डिटेल में पढ़ा दिया, मध्यकालीन इतिहास डिटेल में पढ़ा दिया, मॉडर्न हिस्ट्री आपको डिटेल में पढ़ा दिया, पूरे 150 लेक्चर में पढ़ाया। इसी तरह से मैंने आपको संविधान, ये चौथा विषय हमने डिटेल में पढ़ा दिया 80 लेक्चर में, विश्व का भूगोल 100 लेक्चर में, भारत का भूगोल 125 लेक्चर में, और अभी भौतिक विज्ञान की क्लास दोस्तों चल रहा है। और ये हमारा अभी केमिस्ट्री की क्लास हमारी चल रही है। अभी भौतिक विज्ञान हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब केमिस्ट्री भी दोस्तों बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला, तो अब यहाँ 8वां नंबर आके जुड़ जाएगा। तो आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो धीरे धीरे बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन जब रहेंगे तब। अब तक मैं कहूं आपसे 500 प्लस, अरे 543 नंबर की क्लास तो आज ही पढ़ रहे हैं। यहां लिखा है 15,000 प्लस, सॉरी 15 नहीं, इसको 16,000 प्लस कर दिए, क्योंकि आज की क्लास देखने के बाद 16,290 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। यानी जितना लिखा है उससे 1290 सवाल एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज जाकर देख लीजिए। और अगर बहुत सारे बच्चे इसका पीडीएफ मांग रहे थे, तो एक ऐप है दोस्तों वैदिकी, ठीक है, एक ऐप है वैदिकी ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ये सारे पीडीएफ दोस्तों उसी पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। प्रिंट फॉर्मेट में चाहेगा तो भी मिल जाएगा, फ्री वाला चाहिए तो भी मिल जाएगा। ये कोई दिक्कत हो रही वैदिकी ऐप डाउनलोड करने में तो एक नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है, 9026156165, ठीक है। ये नंबर दोस्तों, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। ये वैदिकी टीम का नंबर है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस ऐप को डाउनलोड करना है और कैसे आपको जो है पीडीएफ वगैरह मिलेगा, या आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कांच में जो कठोरता पाई जाती है, जल में कठोरता नहीं। ये सवाल आते ही दिमाग उल्टा सीधा सोचने लगता है कि जल में कठोरता किस वजह से, वो सवाल नहीं है। कह रहा है कांच में कठोरता ये किसके कारण पाई जाती है, बताइए। कांच में कठोरता तो याद रखिएगा ये पाया जाता है पोटेशियम क्लोराइड के कारण, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड के कारण दोस्तों कांच में कठोरता पाई जाती है। कभी भी सवाल पूछे तो ये बड़ा अच्छा सा सवाल, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, कांच में भी बहुत सारे क्वालिटी होते हैं, मुलायम मृदु कांच होता है, कठोर कांच होता है। तो एक सवाल आपको देता हूं मृदु कांच से संबंधित, जैसे इसे सोडा कांच भी कहते हैं, सोडा कांच या मृदु कांच। करा इसका उपयोग कहां पर होता है? जो मुलायम कांच होता है उसका हम यूज अपने जीवन में कहां पर करते हैं, आपसे पूछ रहा है। तो मुलायम कांच का यूज करते हैं ट्यूबलाइट वगैरह बनाने में, ठीक है। अब तो ट्यूबलाइट वगैरह में फाइबर वगैरह का यूज होने लगा है, वरना पहले ट्यूबलाइट में या फिर घर की जो बोतलें वगैरह बनती थी, ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी की, या दैनिक प्रयोग के लिए जो बर्तन बनते थे, ठीक है, दैनिक प्रयोग हेतु कांच के बर्तन, ठीक है, कांच के बर्तन जो बनते थे इत्यादि, ठीक है। इन सब जगहों पे दोस्तों मृदु कांच का यूज किया जाता था। मृदु कांच ये मुलायम कांच होता है, इसे सांचे में आसानी से ढाल सकते हैं, अलग अलग रूपों को दे सकते हैं, तो ये मुलायम कांच का यूज है, इसे दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि जो फ्लिंट कांच होता है इसका यूज कहां पे करते हैं? फ्लिंट कांच, अब इसका यूज करते हैं ये जो कैमरा जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, इसका लेंस वगैरह जो होता है इसी फ्लिंट कांच का बनता है। बिजली के बल्ब पुराने जमाने में फ्लिंट कांच के बनते थे, अब तो नहीं, ठीक है। तो इसका मुख्य यूज दोस्तों लिख सकते हैं कैमरे का लेंस, ठीक है, कैमरे का
देखिए थोड़ा अच्छे क्वालिटी का कांच होता है, फ्लिंट कांच बहुत अच्छा होता है। मृदु तो सामान्य सा सांचे में डाल दिया हो गया, लेकिन फ्लिंट कांच जो होता है थोड़ा अच्छे क्वालिटी का होता है। तो ये कैमरे की लेंस वगैरह में, या फिर और लिख लीजिए जैसे दूरबीन वगैरह जो बनता है, ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छे क्वालिटी के कांच चाहिए होते हैं। तो ये फ्लिंट कांच का ही यूज दोस्तों यहाँ पे किया जाता है। तो ये आप 1-2 लाइन में याद रखिएगा, ऐसे भी सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। और आगे आइए, इसी तरह एक सवाल दे रहा है क्रुक्स कांच, ठीक है, लिख रहा है क्रुक्स कांच का यूज कहां पे होता है। तो ये खास करके क्रुक्स कांच का यूज जो होता है ये वहां पे होता है भाई, चश्मा यूज करते हैं ना भाई। देखो बहुत सारी कंपनियां, लेंस कार्ट आ गया, क्लियर देखो आ गया, तमाम बहुत सारी कंपनियां आ गई। इस समय तो चश्मे का एकदम मतलब टॉप सीरीज चल रही है। आप देखिए बड़े बड़े शहरों में चश्मे के एक से बढ़कर एक शोरूम है, क्योंकि क्वालिटी भी बहुत चेंज हो गया। पहले एक ही क्वालिटी के चश्मे आते थे, लेकिन अब इतने क्वालिटी आ गई, इतनी क्वालिटी, इतनी वैरायटी आ गई कि मैं क्या ही बताऊं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रुक्स कांच है या फिर यहाँ पे जो क्राउन कांच है, दोनों ही चश्मे के लेंस में दोस्तों यूज किए जाते हैं। तो दोनों को मैं एक ही कलर से लिख देता हूं, चश्मे के लेंस, ठीक है। चश्मे के लेंस में ये क्रुक्स कांच का भी यूज होता है और ये क्राउन कांच का भी यूज होता है, ठीक है, चश्मे के लेंस वगैरह बनाने में। तो ये दोनों तथ्य दोस्तों एक ही जैसे है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे अपने तरीके से। इसी तरह एक है पोटास कांच, इसमें पोटास की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पोटास कांच रख दिया गया। पोटास कांच का यूज कहां करते हैं, तो लिखिएगा प्रयोगशाला यानी लैब के, प्रयोगशाला के बर्तन बनाने में, ठीक है, बर्तन बनाने में। जैसे परख नली वगैरह हम लोग जाते थे ना, जब छोटे छोटे थे, इंटरमीडिएट में थे, हाई स्कूल में थे, तो लैब में जाते थे, तो जाकर वहां परख नली को लेकर के, बीकर को लेकर के दोस्तों, उसमें हम लोग क्या करते थे, तमाम एलिमेंट रखते थे। वो बीकर वगैरह, परख नली वगैरह का जो बर्तन होता है वो पोटास कांच का बना होता है, उसमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया है, पोटास रख दिया गया है। तो थोड़ा सा लीक से हटकर ये सवाल है। एक सच है, एक क्वेश्चन है दोस्तों, पाइरेक्स कांच, ठीक है, नाम थोड़ा एंटिक टाइप का है, क्रुक्स नहीं, पाइरेक्स। क्रुक्स जो था वो चश्मे के लेंस में यूज करते थे। ये क्रुक्स, क से क्राउन, दोनों चश्मे के लेंस के लिए यूज होता था। ये पाइरेक्स कांच का दोस्तों यूज क्या है ये बताइए, ठीक है। तो इसका यूज भी प्रयोगशाला का उपकरण वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है, लैब का उपकरण, प्रयोगशाला का उपकरण जितने भी लैब वगैरह हैं उसमें जो उपकरण यूज होते हैं वो बनाने में, या फिर उसको क्या बोलते हैं जिसमें पिज्जा वगैरह बनता है, अरे पिज्जा किसमें बनता है, ओवन, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। तो ये जो माइक्रोवेव होता है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, ओवन वगैरह हो गया, इसमें भी दोस्तों इसी पाइरेक्स कांच का यूज किया जाता है। क्योंकि इस कांच की खासियत होती है ना पाइरेक्स की, कि इसको गर्म करने पे टूटता नहीं, ठीक है, लिखिएगा गर्म करने पर टूटता नहीं, ठीक है, ये गर्म करने पर दोस्तों टूटता नहीं है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आगे है सीसा क्रिस्टल कांच, करा सीसा क्रिस्टल कांच का यूज क्या कहां पर होता है दोस्तों, क्रिस्टल कांच का। तो क्रिस्टल कांच जो होता है इससे महंगे पात्र इससे बनाए जाते हैं, जो महंगे बर्तन होते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के क्रिस्टल कांच यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि वो न टूट पाए और देखने में उसकी शोभा भी अच्छी रहे, ठीक है। आगे देखिए, एक सवाल अलग से दे रहा हूं कि कांच में जो गहरा नीला रंग होता है, ठीक है, ये देने वाला पदार्थ, कांच में ऐसा क्या मिला दिया जाए कि कांच जो है गहरा नीला रंग देने लगे, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेगा यहां पे मिला दिया जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या मिला दिया जाता है, कोबाल्ट, थोड़ा लीक से हटकर सवाल है, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड अगर मिला दिया जाए, ठीक है, कोबाल्ट मतलब विटामिन B12 आप जानते हैं, जो आप बायोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कोबाल्ट के लिए जिम्मेदार कौन होता है, विटामिन B12 होता है, ठीक है, B12 जिसे आप कोबाल्ट के, तो उसी कोबाल्ट से याद रखेगा, कोबाल्ट ऑक्साइड को अगर कांच में मिला दिया जाता है तो कांच का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों, नीला हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है, हल्का नीला नहीं, गहरा नीला हो जाता है, नेवी ब्लू हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। यह भी बड़ा अच्छा सा सवाल है। आगे देखिए, करेक्ट, इसी तरह से मान लीजिए कांच में हरा रंग देना हो तो, ठीक है, जैसे नीला रंग आपने दिया, अब पीछे से नोट करते जाइए, ठीक है, नीला रंग, नहीं तो आप भूल जाएंगे, नीला रंग, नीला रंग के लिए दोस्तों जिम्मेदार कौन था, तो कोबाल्ट ऑक्साइड था, कोबाल्ट ऑक्साइड वर्ड मैंने लिखा कि नहीं पीछे,
लिखा ही होगा, हाँ ऑक्साइड लिखा हूं, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड था, ये दोस्तों नीला रंग के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह से सवाल दे रहा है कि कांच में हरा रंग के लिए दोस्तों जिम्मेदार कौन सा है, तो हरा रंग के लिए सोडियम क्रोमेट जिम्मेदार होता है। कौन? सोडियम क्रोमेट। अब देखिए परीक्षा में यहां भी दो ऑप्शन मिलता है, या तो दोस्तों आपको मिल सकता है ऑप्शन सोडियम क्रोमेट का, या ऑप्शन मिल सकता है फेरस ऑक्साइड का, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड याद रखिएगा हरा रंग देगा, ठीक है, या तो फेरस ऑक्साइड का मिल सकता है या सोडियम क्रोमेट का मिल सकता है, ये हरे रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा कांच में नारंगी लाल रंग देने वाला पदार्थ दोस्तों कौन सा होता है, ठीक है, नारंगी लाल रंग। लाल रंग अभी आगे आएगा, रूबी लाल अलग होता है, रूबी मतलब खूनी लाल, ये जो रूबी दे रहा खूनी, ये नारंगी जैसा हल्का लाल देगा दोस्तों। तो कांच में नारंगी लाल रंग देने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? सिलेनियम ऑक्साइड। कौन सा होता है? सिलेनियम, सिलेनियम, सिलेनियम ऑक्साइड, ठीक है, सिलेनियम ऑक्साइड ये नारंगी रंग देता है, सिलेनियम। और रूबी लाल, रूबी लाल को हम लोग कहते हैं खूनी लाल, ठीक है, ये रूबी जैसा लाल रंग का मतलब क्या है? यह खूनी लाल रंग बात कर रहा है, जैसा खून होता है एकदम गाढ़ा लाल, ठीक है। तो खूनी लाल रंग देने वाला कांच में कौन सा पदार्थ होता है? तो यह हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं गोल्ड क्लोराइड। इसके भी कई नाम हैं, जैसे हम इसे कहते हैं गोल्ड क्लोराइड। क्या कहते हैं? गोल्ड क्लोराइड। ये आपने नहीं सुना होगा गोल्ड क्लोराइड का, आज नाम सुन लीजिए। गोल्ड क्लोराइड जो होता है ये खूनी लाल रंग जो है देने के लिए जिम्मेदार होता है। इसे पर्पल ऑफ कैसियस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? क्या कहते हैं? पर्पल ऑफ कैसियस, कैसियस, ठीक है, पर्पल ऑफ कैसियस भी दोस्तों कहा जाता है। यह कैसियस का बैगनी रंग होता है। पर्पल ऑफ कैसियस मतलब कैसियस का बैगनी रंग, इसे हम कहते हैं कैसियस का बैगनी रंग। ठीक है, ये होता है। तो ये कांच में एकदम गाढ़ा लाल, खूनी लाल रंग देने के लिए दोस्तों जिम्मेदार होता है। एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। पीछे दोस्तों आपने पढ़ा था कि गहरा नीला रंग देने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो आपने पढ़ा था कोबाल्ट ऑक्साइड जिम्मेदार होता है। फिर आपने पढ़ा हरा रंग देने वाले कौन है, तो आपने पढ़ा सोडियम क्रोमेट है, या कभी कभी सोडियम क्रोमेट ऑप्शन में न दिया हो उस केस में आप फेरस ऑक्साइड का नाम ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नारंगी लाल की बात आती है तो नारंगी लाल में सिलेनियम ऑक्साइड का नाम याद रखेंगे, और रूबी लाल की बात आएगा तो गोल्ड क्लोराइड का नाम याद रखेंगे, या फिर पर्पल ऑफ कैसियस का नाम याद रखेंगे, जिसे कैसियस का बैगनी रंग भी कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल और दे रहा है कि कांच में चटक लाल रंग, चटक लाल को लाल रंग से ही लिख लेते हैं। कह कांच में चटक लाल, खूनी लाल तो दे दिया, गाढ़ा लाल, चटक लाल एकदम चमकदार लाल, इसके लिए दोस्तों कौन जिम्मेदार होता है चटक लाल के लिए? तो इसके लिए होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। देखिए ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको पढ़ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है, तो इसको आपको ढंग से याद करना पड़ेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। इसी तरह कह रहा है कांच में हरा, हरा के लिए दोस्तों हम लोग पढ़ लिए थे, हरा के लिए हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम क्रोमेट, जो सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है वही सोडियम क्रोमेट, याद रखेंगे। या फिर कह रहा है कि हरा पीला, ठीक है, हरा पीला रंग भी कभी कभी दे देता है, तो कांच में हरा या हरा पीला रंग देने वाला दोस्तों कौन है? तो यहां डाइक्रोमेट कर दीजिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट का जगह आ जाएगा डाइक्रोमेट, ठीक है, डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट आ जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ये पीला हरा के लिए जिम्मेदार है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल करा कांच में नींबू जैसा पीला रंग, ठीक है, नींबू जैसा येलो, जैसे नींबू होता है ना पीला, वैसा अगर पीला चाहिए कांच में, तो इसके लिए दोस्तों जिम्मेदार कौन होता है? तो ये कैडमियम सल्फाइड होता है, और खतरनाक है कैडमियम, कैडमियम सल्फाइड जो होता है ये नींबू जैसा पीला रंग देने के लिए दोस्तों जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसी तरह कार्बन जो होता है, कार्बन, अरे जो हम कार्बन देखते हैं, इस कार्बन को यदि कांच में मिला दिया जाए तो ग्रे जैसा रंग मिलता है। ठीक है, एक और याद आ गया मुझे, अगर कार्बन को मिला दिया जाए, कार्बन मिला देने से ग्रे रंग या
कहरुआ रंग, ठीक है, कहरुआ रंग दोस्तों तैयार होता है। ये भी दोस्तों आपके लिए नया सवाल है, इसे भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चीजें पढ़ते हैं तो सब कुछ आपका जो है लगभग तैयार रहेगा। तो आप आइए, एक बार मौका दीजिए, जुड़िए इस सीरीज के साथ। इस सीरीज काफी लंबी चल रही है, 543 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं और इस सीरीज में केवल काम की बातें होती। कभी भी आपको ऐसा नहीं अनुभव होगा कि नहीं हमने बिना काम के आपका समय जो है व्यर्थ किया है, नष्ट किया है। तो आप आइए, शुरू से इस सीरीज को देखिए, एक एक सब्जेक्ट आपका बहुत बढ़िया तैयार होगा। और हमारे पास जो इंडिविजुअल कोर्स है, पहले मैं क्या करता था, एग्जाम वाइज पढ़ाता था, फिर देखा एग्जाम का तो अता पता रहता नहीं है। अब बच्चे सोचते हैं कि मैं किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ूं तो पढ़ूं किस एग्जाम के लिए, जब एग्जाम ही सामने नहीं है। ऐसे केस में आप इंडिविजुअल बैच लीजिए, इतिहास को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। भारत का छोटा एग्जाम देना हो, चाहे वनडे एग्जाम देना हो, चाहे प्री लेवल देना हो, चाहे मेंस लेवल देना हो, यार बार बार एक ही इतिहास पढ़ोगे, कब तक पढ़ते रहोगे? पूरा जीवन पढ़ोगे, यही काम रह गया है कि सिलेक्शन लेके जीवन में आगे भी बढ़ना है, कि सारा जीवन पढ़ाई में खत्म कर देना है। तो आपकी दिक्कतें क्या है कि अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं, सालों साल बीत जाता है, आपका विषय नहीं कंप्लीट होता। आप कभी अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि नहीं हमारा फला विषय बढ़िया से तैयार है। आप कभी कह नहीं पाते क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं ना। जब आप पढ़ेंगे तभी तो कहेंगे। हमारे साथ आइए, कंप्लीट हिस्ट्री का हमारे पास बैच है, बहुत कम प्राइस में है, आप इससे ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे से आपका इतिहास तैयार हो जाएगा, पूरी हिंदी आपकी तैयार हो जाएगी, पूरा संविधान का बैच हमारे पास है। मिलेगा कैसे बैच? तो ये हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, स्टडी 91 ऑफिशियल, या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप, मान लीजिए कॉल नहीं पिक हो पा रहा किसी वजह से, तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज दीजिए कि सर हमको ये बैच ज्वाइन करना है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।